हाय गाइस, टुडे वी आर कवरिंग चैप्टर 2 फंडामेंटल्स ऑफ आर्बिट्रेशन। हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है और बाकी चैप्टर भी आगे जाके इस वीडियो में कवर होंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अंदर हमने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर दी हैं। एमसीक्यू कवर है और सारा का सारा मॉड्यूल से ही होगा। पूरा चैप्टर कहीं और बाहर नोट से नहीं होगा, सिर्फ मॉड्यूल से होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है हाईलाइटेड है। एमसीक्यू भी जो बुक के हैं वो हमने कवर कर दिए हैं पूरे के पूरे, और अच्छे से इन डिटेल हमने रिवीजन की है। आप इसको बार बार देख सकते हैं अपने रिवीजन के लिए, और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। पेज नंबर 2.4 से आ जाते हैं। आर्बिट्रेशन जनरल प्रोविजन। आर्बिट्रेशन है क्या, पिछले चैप्टर में भी कवर किया था, एक बार अच्छे से देखने के लिए। एडीआर होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। कोर्ट्स के अलावा भी हम अपने डिस्प्यूट को कैसे रिजोल्व करा सकते हैं। उसके अंदर सबसे फेमस जो है ऑप्शन है वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन हमने पिछले चैप्टर में भी कवर किया था, डेफिनेशन से वापस कवर करते हैं। एक मेथड है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा पर्सन सेलेक्ट किए जाते हैं डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ के द्वारा टू रिजोल्व देयर डिस्प्यूट, जिसका डिसीजन जो है बाइंडिंग होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके कुछ फीचर होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। प्रोसीजर जो भी उनको अडोप्ट करना है, ओरल करना है, रिटर्न करना है, उसका मेथड क्या होगा, कैसे प्रोसीडिंग होंगी, वो सब हम चूज़ कर सकते हैं आर्बिट्रेशन में। डिस्प्यूटिंग पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो किसे अपना आर्बिट्रेटर चूज़ करना चाहती है। और इसके अंदर प्राइवेसी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, क्योंकि ओपन कोर्ट में नहीं हो रहा है, ये एक प्राइवेट जगह पे हो रहा है, प्राइवेट बंदों के अंदर हो रहा है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है अपने डिस्प्यूट की। और जो भी इसका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है बोथ द पार्टीज पर। प्रोसेस क्या होता है आर्बिट्रेशन का वो देख लेते हैं। जैसे दो पार्टीज़ हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, वो अपना कहते हैं आर्बिट्रेटर चूज़ करेंगे। फिर जो कि प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो भी थर्ड पर्सन है वो अपना डिसीजन जो है वो सुनाएगा, जिसको आर्बिट्रल अवॉर्ड भी बोलते हैं। यानी कि जो भी डिसीजन होगा, जैसे कोर्ट में जज डिसीजन देता है, वैसे ही इसमें आर्बिट्रल अवॉर्ड होता है। बेसिक फ़ीचर की बात कर लेते हैं आर्बिट्रेशन की, कि बेसिक फ़ीचर क्या होते हैं। एक अग्रीमेंट होता है, और ये अग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ की कंसेंट से होता है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, जो कि एक सिंपल सी बात ये है कि आप इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट में चाहे तो एक क्लोज के अंदर भी दिखा सकते हैं, या पूरा एक अलग से अग्रीमेंट भी करा सकते हैं, जिसके अंदर सारे इनके जो आर्बिट्रेशन है, सर्टेन डिस्प्यूट है जो अराइज हो चुके हैं या अराइज होंगे, हो सकते हैं आगे, वो सब मेंशन किए जाते हैं। आर्बिट्रेटर ऑल्सो नोन एज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो कि यानी कि जज होता है कोर्ट का, जैसे उसकी तरीके से जो कि आर्बिट्रेटर होता है, यानी कि एक जज मान सकते हैं कोर्ट का फॉर द प्राइवेट डिस्प्यूट। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसको अच्छे से समझेंगे, यानी कि लीगल प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइडेड बाय द पार्टी, यानी कि कहाँ पर आर्बिट्रेशन होगा। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि कौन सा लॉ आर्बिट्रेशन पर एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर इफ़ इंडिया इज़ अ सीट ऑफ आर्बिट्रेशन तो इस पर इंडियन लॉज लगेंगे। अगर कोई फॉरेन कंट्री इज़ अ सीट ऑफ आर्बिट्रेशन होगा, यानी कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन कोई फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन लॉ लगेंगे। तो इसलिए सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट। ऑटोनोमी ऑफ पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन, कि जो कि आर्बिट्रेशन पार्टी है उनके पास एक फ्री हैंड है, ऑप्शन है कि वो अपना जो कि पूरा, मतलब इनके पास ना डिसीजन पावर है कि हम अपना प्रोसीजर कैसे, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ओरल लेना है, रिटर्न लेना है, कितने आर्बिट्रेटर होने चाहिए, मेथड क्या होना चाहिए, और प्लेस ऑफ हियरिंग क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज कौन सी, पूरा का पूरा जो भी डिसीजन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जिनके बीच में डिस्प्यूट है उनके पास ही होती है। तो ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। फाइनलिटी ऑफ आउटकम, जो कि आर्बिट्रल अवॉर्ड है, उसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं हो सकती इन द मैक्सिमम केसेस, लेकिन फ्यू ग्राउंड्स है जहाँ पे हम अपने जो कि फाइनल डिसीजन है उसको अगेंस्ट भी जा सकते हैं। कि पार्टी इनकैपेसिटी में थी, यानी कि कुछ भी था, अनसाउंड माइंड था या कुछ भी था, मतलब इनकैपेसिटी में थी,
आर्बिट्रल इंडिपेंडेंट नहीं था, इम्पार्शियल था आर्बिट्रेटर के, या अनफेयर प्रोसीजर हुए। कॉन्फिडेंशियलिटी हमने पढ़ ही लिया है। आर्बिट्रल अवार्ड वही होता है जो डिसीजन आर्बिट्रेटर देगा उसे आर्बिट्रल अवार्ड माना जाता है। एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड, it is simpler to enforce an arbitral award of foreign nations than a judgment rendered by court. As such enforcements happen under international treaty। यानी कि जो भी फॉरेन का जो भी डिसीजन वगैरह है, जो भी अवार्ड देने होते हैं, यानी कि जो डिसीजन देने होते हैं, वो इसके अंदर ईजियर है रेदर देन नॉर्मल कोर्ट। ये डिफरेंस है लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन में, ये आप पढ़ सकते हैं। अथॉरिटीज़ अंडर एक्ट, कि इसके अंदर 3 तरीके की अथॉरिटी होती है जिनके पास डिफरेंट पावर, फंक्शन और उनकी ड्यूटीज़ टू परफॉर्म होती है। जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट के अंदर कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसके अंदर बताया कि हर एक कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है, लेकिन हर एक जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट नहीं होती। एमसीक्यू के लिए है, याद कर लेना। और ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। कोर्ट इंटरनेशनल, अगर कोई भी आर्बिट्रेशन है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, तो उसका जो कोर्ट होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट होगा। और जो भी अदर आर्बिट्रेशन है, यानी कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है विद इन इंडिया, उसका जो कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होगा। सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट और एनी पर्सन इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट, यानी कि अगर पार्टीज चाहती है कि आप जो कि जुडिशियल जो है हमारा आर्बिट्रेटर चूज़ करे, अगर केस है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तो ओनली सुप्रीम कोर्ट ही अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर को। अगर और कोई केस है तो हाई कोर्ट करेगा, और या कोई भी पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बताया है। सो अब आते हैं डेफिनेशन पे, जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रहा हूँ। कोर्ट का मतलब होता है अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से अलावा हम बात कर रहे हैं कोर्ट का। कोर्ट इंक्लूड करता है सिविल कोर्ट, मतलब सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड्स हाई कोर्ट, यानी कि इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है, हाई कोर्ट भी आता है। इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ की बात, कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ हाई कोर्ट आता है जो कि मतलब डिसीजन वगैरह लेगा। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट कंसिडर्ड एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया वेयर एट लीस्ट वन पार्टी, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट हुआ उसमें से अगर एक पार्टी, उनमें से मतलब 2 पार्टीज़ के अंदर डिस्प्यूट हुआ, उनमें से एक पार्टी अगर इंडिविजुअल है और या हैबिचुअल रेजिडेंट है किसी भी फॉरेन कंट्री का, या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ बॉडी और ऑफ इंडिविजुअल हुज सेंट्रल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय फॉरेन कंट्री, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। फिर से देख लो, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हम कब कहेंगे? जब बोथ जो 2 पार्टीज है जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है उनमें से कोई भी एक पार्टी या तो इंडिविजुअल है, मतलब इंडिविजुअल हुज नेशनल और हैबिचुअल रेसिडेंट कोई भी फॉरेन कंट्री का है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरेन कंट्री में, या एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिनका सेंट्रल मैनेजमेंट या कंट्रोल एंड कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज्ड इन कंट्री अदर देन इंडिया, यानी कि उनका जो कंट्रोल है वो फॉरेन कंट्री से हो रहा है, या किसी भी दूसरे देश की गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व है आर्बिट्रेशन में तो वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कहलाएगा। ये जो भी प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है सेल ऑल्सो अप्लाई टू इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी कि अगर प्लेस आउटसाइड इंडिया भी है तो भी आर्बिट्रल अवार्ड जो है बाइंडिंग होगा इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सो कुछ क्लैरिफिकेशन है चीज़ों से रिलेटेड हैं।
जो कि थी पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के रिलेटेड, जो कि पार्ट 1 है आर्बिट्रेशन का सेल अप्लाई टू ऑल आर्बिट्रेशन विच टेक प्लेस विद इन इंडिया। पार्ट 1 वुड हैव नो एप्लीकेशन इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। बस ये एमसीक्यू के लिए है, याद कर लेना, ठीक है। कोर्ट इन इंडिया हैव जुरिडिक्शन इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। मतलब जो कोर्ट इंडिया के हैं वो भी पावर रखते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर, जो कि हमें पहले से पता था। ये इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 3 रिटन कम्युनिकेशन। अगर पार्टीज़ ने कुछ और अग्री नहीं किया है तो हम ये मानेंगे जब तक अग्री नहीं किया है। रिटन कम्युनिकेशन जो डीम टू बी रिसीव मान लेंगे इफ़ डिलीवर टू द एड्रेसी पर्सनली और हिज प्लेस ऑफ बिजनेस और हैबिचुअल रेजिडेंस और मेलिंग एड्रेस पर अगर हमने डिलीवर कर दी है तो हम इसे डीम रिसीव्ड मान लेंगे। अगर इनमें से कोई भी प्लेस नहीं है तो उसका जो भी क्या कहते हैं कैन बी फाउंड, अगर हमें उसका प्लेस नहीं मिला तो लास्ट नोन एड्रेस जो भी होगा प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, अगर हमने वहाँ पर भी डिलीवर कर दिए तो हम उसे मान लेंगे। कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू बी हैव बीन रिसीव्ड ऑन द डे इट इज़ डिलीवर्ड, यानी कि जिस दिन डिलीवर कर दिया हम उसी दिन इसको रिसीव मान लेंगे। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू रिटन कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एनी जुडिशियल अथॉरिटी। कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी है वहाँ पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होता। अब आता है सब सेक्शन 5 पे एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन। कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकती जो भी इसके अंदर आर्बिट्रेशन चल रहा है। आर्बिट्रेशन असिस्टेंस इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। जो भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है उसके अंदर कोई भी अगर हमें ज़रूरत है विद कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज may arrange administrative assistance by a suitable institution of or person। यानी कि कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, हमें कंसेंट लेनी है बोथ द पार्टीज़ की, तो हम कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस ले सकते हैं किसी भी सुटेबल इंस्टीट्यूशन और किसी भी पर्सन की। आर्बिट्रेशनल अग्रीमेंट, ये हमने पढ़ लिया था। अग्रीमेंट क्या होता है, क्लोज वगैरह राइटिंग होना चाहिए, यह सब हमने पढ़ लिया था। तो 2 बेसिक टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होते हैं, एक क्लोज होता है, एक सबमिशन अग्रीमेंट होता है। क्लोज यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर एक क्लोज डाल दिया कि हम जो भी डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजोल्व कराएंगे, वो एक क्लोज हो गया। सबमिशन अग्रीमेंट यानी कि एक बार डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, एग्जिस्ट करता है, फिर हम अपना अग्रीमेंट बना रहे हैं तो इसको सबमिशन एग्रीमेंट कहेंगे। जनरल प्रिंसिपल है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए, बोथ द पार्टीज की कंसेंट होना चाहिए। ऑस्टर ऑफ जुरिडिक्शन यानी कि नीदर ऑफ द पार्टी कैन यूनिटली प्रोसीड टू द कोर्ट टू लिटिगेट द मैटर। अगर एक बार इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम आर्बिट्रेशन से जाएंगे तो वो कोर्ट को रीच नहीं कर सकते सेपरेटली। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई एक अग्रीमेंट ब्रीच हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्बिट्रेशन का क्लोज भी अलग हो गया, क्योंकि आर्बिट्रेशन के जो क्लोज है उसको एक एक डिफरेंट अग्रीमेंट मानते हैं। उस जो कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ना मानकर हम एक दूसरा ही कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। अगर मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर एक क्लोज है आर्बिट्रेशन का, तो इस क्लोज को भी हम एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। इसको और अच्छे से हम नीचे जाके समझेंगे, अभी और भी आएगा। हम ऐसा क्यों करते हैं, ये इंश्योर करता है दैट अग्रीमेंट टू आर्बिट्रेट विल नॉट बी रेंडर इनवैलिड मेरली बिकॉज द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। यानी कि जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था वो इनवैलिड हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता ना कि हम आर्बिट्रेशन ना करें, तो इसलिए इसको सेपरेट रखा गया है। कॉम्पिटेंसी टू रूल जुरिडिक्शन, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज़ द कैपेसिटी टू रूल इट्स ओन jurisdiction even if it involves a question of validity to the main contract।
यानी कि वही बात है, सेम रिपीट ही की गई है लगभग। रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की? दो सोर्सेज से आती है, स्टैट प्रोविजन और डिसाइडेड बाय केस लॉज। राइटिंग में होना चाहिए, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, कंसेंट होनी चाहिए। इंटेंशन टू गो मस्ट बी क्लियर, कोई भी इसमें वेग नहीं होना चाहिए कंसेंट में। डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, डिस्प्यूट कंसर्निंग इलीगल एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी सबमिटेड इन आर्बिट्रेशन, यानी कि कोई भी इलीगल चीज़ें होंगी वो हम आर्बिट्रेशन में कंसिडर नहीं कर सकते। जो भी डिसीजन होगा, अवॉर्ड होगा, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक वर्ड जैसे आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर लिख रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है। इन वर्ड का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आर्बिट्रेबिलिटी, यानी कि जो भी डिस्प्यूट हो आर्बिट्रेशन के लायक भी होना चाहिए, जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह, सेल ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल नहीं किए जा सकते, उनके लिए कोर्ट ही जाना पड़ेगा। सिग्नेचर ओनली रिक्वायर्ड इफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो हमें सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ऑलवेज ऑपरेट इन रिलेशन टू द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर एक क्लोज है, ये क्लोज इस प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ही चलता है। अगर वो टर्मिनेट हो जाता है, इफ़ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेट थ्रू डिस्चार्ज और नोवेशन, अगर वो डिस्चार्ज या नोवेशन के थ्रू हो रहा है जो कि टर्मिनेट हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि वो जो क्लोज है वो भी टर्मिनेट हो गया। अगर सिर्फ डिस्चार्ज और नोवेशन के केस में होगा। हाउ एवर इफ़ द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, यानी कि टूटा गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच किया गया है, तो आर्बिट्रेशन क्लोज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं रिपीट करता हूँ, अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया गया है या नोवेट किया गया है, नोवेशन का मतलब आपको फाउंडेशन में पता ही होगा, नोवेशन का यानी कुछ और ऐड ऑन करके दूसरा ही सेपरेट जो कि अग्रीमेंट बना दिया गया हो, तो उसे नोवेशन कहते हैं। डिस्चार्ज या नोवेशन के केस में जो क्लोज है वो भी टर्मिनेट हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो वो आर्बिट्रेशन क्लोज वैलिड माना जाएगा। अगर पार्टी की डेथ हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्चार्ज हो गया है, आर्बिट्रेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चलता ही रहेगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय विच एनी राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड। नेक्स्ट आता है कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। सो इसमें कुछ प्री कंडीशन है टू कंडक्ट एन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। अग्रीमेंट होना चाहिए, हमने बार बार पढ़ चुके हैं अग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है। नोटिस रिक्वायर्ड टू प्रायर टू रेफरल डिस्प्यूट्स द आर्बिट्रल, एक सेकेंड, notice required prior to referral of disputes. Arbitral proceeding in respect of particular dispute commence at the date on which request of dispute to be referred arbitration is received by respondent, यानी कि जो commencement date होगी वो उस दिन मानेंगे जिस दिन हमने रिक्वेस्ट सेंड की फॉर द डिस्प्यूट फॉर द आर्बिट्रेशन, यानी कि कमेंस डेट वो होगी जो रिक्वेस्ट ऑफ डेट ऑफ रिक्वेस्ट होगी, उसी को हम कमेंसमेंट डेट मान लेंगे। सो अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कि कितने भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं, और मेक श्योर कि वो ओड नंबर में हो, एक भी हो सकता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, वो लिमिटेशन एक्ट की जो भी वैलिडिटी है वो फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल दिया है, सुदीप ने लोन लिया था 1 लाख का, उसने 1/18 को लिया था, लेकिन उसने रीपे नहीं किया 2023 तक, और 3 साल का पीरियड होता है लिमिटेशन एक्ट के अंदर कि आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो
जो कि एक्सीड हो चुका है 2018 से लेकर 2023 तक। तो अब आप इसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रेफर्ड इन द आर्बिट्रेशन। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, यानी कि ट्रीटेड इक्वली किया जाएगा, सबको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉर आर्बिटर में भी कि उसको ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन, आर्बिट्रेटर को ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिले जिसके बारे में एक पार्टी को पता है, एक पार्टी को कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। नॉट टू एग्जामाइन और विटनेस वन पार्टी इन एब्सेंस ऑफ अपोजिट पार्टी, यानी कि एक पार्टी की बात ना सुनी जाए या विटनेस ना की जाए जब तक कि दूसरी पार्टी सामने ना हो। Without being expressly authorized by parties not to decide matter of basis of secret inquiries। अगर सीक्रेट इंक्वायरीज करनी है तो सबको बता के करो कि हम ऐसे इंक्वायरी करने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि सिंपल सा है कि फ्री टू अग्री प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। पार्टीज़ जिस मैनर में करना चाहें उस मैनर में कर सकते हैं। पावर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर इंक्लूड्स अ पावर टू कि क्या क्या मटेरियल है, हमें क्या एविडेंस को वेट देना है, कैसा वेट देना है। तो पूरा का पूरा आर्बिट्रल जो आर्बिट्रेटर है उस पर डिपेंडेंट है। उसको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग होगी। तो अब आता है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा लॉ जो है डिसाइड करेगा। अगर तो सबसे पहले पार्टीज डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्लेस होगा। अगर पार्टीज डिसाइड नहीं कर पा रही तो आर्बिट्रेटर जो है डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेस होगा। पार्टीज डिसाइड करेंगी किसका वेन्यू क्या होगा। अगर पार्टीज नहीं कर पा रही तो आर्बिट्रेटर डिसाइड कर सकता है कि कौन सा वेन्यू पे हमें आर्बिट्रेशन परफॉर्म करनी है। आर्बिट्रेशन प्लेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फ्री टू अग्री प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इफ फेल टू अग्री आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी कि आर्बिट्रेटर डिसाइड कर सकता है। आर्बिट्रेटर को कंसेंट लेनी चाहिए कि पार्टीज की कि क्या वेन्यू होगा। खुद से वो कुछ नहीं कर सकता। अगर पार्टीज ने मना कर दिया कि ये वेन्यू नहीं होना चाहिए तो वो वेन्यू नहीं होगा। कंसर्न पार्टी हैज फ्री टू चॉइस द वेन्यू, वही सेम बात है। लैंग्वेज क्या होगी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की, वो भी देख लेते हैं। द पार्टीज फ्री टू अग्री ऑन लैंग्वेज की कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। पार्टीज डिसाइड करेंगी हमें मराठी चाहिए, हिंदी चाहिए, पंजाबी चाहिए, जो भी है लैंग्वेज जो भी चाहिए होगी वो यूज़ कर सकते हैं, अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। आर्बिट्रल शैल डिटरमाइन लैंग्वेज और लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। दैट इज सिंपल। सो नाउ वी कंटिन्यू विद स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। इसके अंदर क्या क्या बोला गया है कि क्लेमेंट जो क्लेम करने जा रहा है, कोई भी क्लेम, जैसे कि कोई भी मनी क्लेम है तो उसको अपने सपोर्टिंग्स देने पड़ेंगे कि मैं क्लेम क्यों मांग रहा हूँ। जैसे डेटर से मैं क्लेम मांग रहा हूँ तो उसके सपोर्टिंग जैसे इनवॉइसेस वगैरह हमें दिखाने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। और जो जैसे डेटर है वो काउंटर क्लेम भी कर सकता है कि मैं तो ये तो मांगता ही नहीं है, इनवॉइसेस वगैरह है ही नहीं, झूठे हैं, जो भी है। और ये जो क्लेम की जो भी सेटलमेंट वगैरह है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो सिंपल सा बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें अंदर। हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग, कोर्ट जो है हियरिंग करेगा और मतलब जो भी रिटन प्रोसीडिंग है एज द पार्टीज में डिसाइड, तो वैसी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट ऑफ अ पार्टी, मतलब कि किसी पार्टी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो क्या होगा। जिसे क्लेमेंट ने कम्युनिकेट नहीं किया कुछ भी तो उसकी प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी। द रिस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट इन डिफेंस, तो कोर्ट मानेगा कि उसका कोई डिफेंस है ही नहीं। कोर्ट तो यही मानेगा कि उसने कुछ डिफेंस में नहीं दिया तो इसके पास कोई डिफेंस है ही नहीं, तो
वो एडमिशन कर लेगा, यानी कि मान लेगा जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो ठीक हैं, और जैसे भी उसको ट्रीट करना होगा फिर वो वैसे करेगा। यानी कि जो क्लेम करने वाला है उसने अपना स्टेटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जो डिफेंडर था उसने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, तो कोर्ट मान लेगा कि जो भी एलिगेशन लगाए गए वो ठीक थे, और उसके अकॉर्डिंग अपनी जजमेंट दे देगा। मतलब आर्बिट्रेटर दे देगा, कोर्ट तो नहीं देगा ऑब्वियसली। A party fails to appear at an oral hearing or to produce documentary evidence, the arbitral may continue the proceeding and make the arbitral award on the evidence before it। मतलब जो भी उसके पास एविडेंस होगी विदाउट एनी डिफेंस वो उसको कंसीडर कर लेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि कुछ भी ऐसा केस आया जहाँ पर आर्बिट्रेटर को सफिशिएंट नॉलेज नहीं थी किसी केस की, जैसे वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी के केस में वैल्यूएशन ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही अगर किसी भी आर्बिट्रेटर को कोई भी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो उसको अपॉइंट कर सकता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अपॉइंट वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा कोई भी स्पेसिफिक इशू पे अगर ज़रूरत पड़ी एक्सपर्ट की तो उसे जो है अपॉइंट कर सकता है। Require party to give the expert any relevant information or to provide access any relevant documents put out there in inspection। कि जो भी पार्टी उनको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी पड़ेगी एक्सपर्ट को। If a party so request arbitrator to consider it necessary, expert shall after delivery of his written or oral report participate। जो कि मतलब बात यह है कि एक्सपर्ट जो है हियरिंग के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकता है और पार्टी कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे कर सकती है, जो भी उसने अपनी विटनेस वगैरह टेस्टिफाई कर सकता है कोई भी पॉइंट ऑफ इशू को। अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़े कि हमें कोर्ट की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ गई कोई भी एविडेंस कलेक्ट करने में, तो हम कोर्ट की भी असिस्टेंस ले सकते हैं। हमें कोर्ट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अपना जो भी पार्टी का नाम वगैरह है और आर्बिट्रेटर का जो नाम है, क्या नेचर ऑफ क्लेम है, एविडेंस क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट जो भी विटनेस के नाम, कौन सा विटनेस चाहिए उसका नाम वगैरह, किस टाइप के डॉक्यूमेंट जनरेट करने हैं वो बताना होगा कोर्ट को। फिर कोर्ट जो है एविडेंस प्रोवाइड कर देगा ऑन द एप्लीकेशन। अब ये एक पॉइंट है एमसीक्यू से रिलेटेड। प्रोसेसेस इंक्लूड करता है समन्स एंड कमीशंस को, ये बस याद करने वाली का बात है। मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा, मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड और टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। आर्बिट्रल अवॉर्ड हमने पढ़ा था डिसीजन लाइक जजमेंट बाय कोर्ट। इंजंक्शन क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डायरेक्टिंग अ पार्टी टू स्टॉप एन एक्शन, यानी कि जो भी आर्बिट्रेटर ने ऐसा कोई अवार्ड दे दिया जिसमें हम पार्टी को रोक रहे हैं कुछ एक्शन करने के लिए, तो उसको इंजंक्शन कहेंगे। मॉनिटरी अवार्ड उसको कहेंगे वन पार्टी विल नीड टू पे अपोजिट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और डिस्प्यूट कंट्रोलिंग द अवार्ड, यानी कि कंपनसेट करना पड़ेगा। मॉनिटरी जो है सज़ा उसको कहेंगे। इंसेंटिव्स वही है, एन आर्बिट्रेटर हैज़ डिस्क्रिप्शन टू ऐड इंसेंटिव्स इन सर्टेन बिहेवियर इनकरेजेस पार्टीज टू सूट द अवार्ड, मतलब वही इंसेंटिव वाली बातें हैं। जनरल प्रिंसिपल हु कैन चैलेंज, जो पार्टी इन्वॉल्व थी वही चैलेंज कर सकते हैं, एक आउटसाइड पार्टी कभी भी कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट। अथॉरिटी कौन होगी अगेंस्ट, जो कि हम किसके अगेंस्ट, जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो अगेंस्ट किसके अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी कोर्ट के सामने, सिर्फ कोर्ट के सामने, कोई दूसरा आर्बिट्रेटर के सामने हम चैलेंज नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आते हैं, इंटरनेशनल के केस में सिर्फ हाई कोर्ट आता है। टाइमलाइन क्या है आर्बिट्रल अवार्ड को जो है चैलेंज करने की? 3 months फ्रॉम द अवार्ड रिसीव्ड और प्लस 30 days ऑन द रिक्वेस्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। एक अवार्ड रेंडर किया गया 1 जनवरी को, ये चैलेंज कर सकते हैं हम 31 मार्च तक और एक्सटेंड कर सकते हैं अनदर 30 days के लिए, यानी कि 30 अप्रैल तक, और उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा इशू नहीं होगा। ऑटोमेटिक स्टे, कोई भी ऑटोमेटिक स्टे इन्फोर्समेंट पर नहीं लग सकता, हमें स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इन्फोर्समेंट पर हमें स्टे चाहिए।
नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के तरफ। पहला आता है फाइनल अवार्ड, जो कि लास्ट में जो भी डिसीजन दे दिया फाइनल, जिसका मतलब अगेंस्ट केस कर सकते हैं हम कोर्ट के अगेंस्ट, जो भी हम चैलेंज कर सकते हैं अवार्ड को, उसको कहते हैं फाइनल अवार्ड। इंटरिम अवार्ड दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है कि जब तक फाइनल अवार्ड नहीं मिलेगा, जब तक के लिए वो वाला इंटरिम अवार्ड माना जाएगा, यानी कि एक अवार्ड दे दिया वो एप्लीकेबल होगा जब तक कि फाइनल अवार्ड नहीं दिया जा सकता, तो उसे कहते हैं एक इंटरिम अवार्ड। और एक दूसरा आता है कि 3-4 मैटर्स चल रहे थे, उनमें से एक मैटर रिजोल्व हो गया, उसका हमने अवार्ड दे दिया, तो बाकी लेकिन पेंडिंग है, तो इसलिए जिसके लिए हमने अवार्ड दिया वो पेंडिंग अवार्ड इंटरिम अवार्ड माना जाएगा। सेटलमेंट अवार्ड, हमने डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन पार्टी चाहती है कि हम बीच में पैसे का लेन देन करके या कैसे भी करके सेटल कर ले, मतलब बीच केस में पूरा रिजोल्व नहीं हुआ, बीच केस में हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उसको सेटलमेंट अवार्ड कहेंगे। एडिशनल अवार्ड उसे कहेंगे कि हमने फाइनल अवार्ड दे दिया था एक बार, लेकिन हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या कुछ केसेस ऐसे रह गए जो अभी भी रिजोल्व नहीं हुए, और बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और हम चाहते हैं कि इसको भी कंसीडर किया जाए, तो उसको कहेंगे फिर एडिशनल अवार्ड, क्योंकि उस चीज़ों को कंसीडर करने के फाइनल अवार्ड दे दिया था, फिर कुछ और चीज़ों को कंसीडर किया, फिर बाद में एक और अवार्ड दिया, तो उसको कहेंगे एडिशनल अवार्ड। लेकिन एक कंडीशन है, विद इन द 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ फाइनल अवार्ड, कि एक बार फाइनल अवार्ड दे दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही अगला अवार्ड मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए उसकी प्रोसीडिंग। आर्बिट्रल अवार्ड, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिचुएटेड इन इंडिया। जो भी लॉ इंडिया के अंदर होगा वो हमें एप्लीकेबल करना होगा, उसको कंसिडर करना होगा अपना अवार्ड देने से पहले। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो उस कंट्री के रूल्स भी हमें, लॉ भी हमें देखना होगा, उसको अच्छे से मानना होगा। जहाँ रूल्स अप्लाई करने होंगे वहाँ रूल अप्लाई करने होंगे, मतलब कि जो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी हमें अप्लाई करना होगा, या जो भी ट्रेड यूसेज है, जो भी परंपराएं वहाँ पे चली आ रही हैं, उनको हमें मद्देनज़र रखना होगा। जो भी केस लॉ होंगे वहाँ के, उसको हमें कंसिडर करना होगा अपना अवार्ड देने से पहले। डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है, यानी कि 3, 5, 7 जो भी आर्बिट्रेटर है, किसका जो भी मेजॉरिटी होगी ना वही डिसीजन हम देंगे। यानी कि अगर 3 आर्बिट्रेटर है, 2 कुछ और कह रहे हैं, एक कुछ और कह रहा है, तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। जो 2 है मेजॉरिटी है उसकी जो डिसीजन को है वो कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे बस यही बातें की गई हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। तो यूजुअली तो जो अदर देन इंटरनेशनल जो भी आर्बिट्रल अवार्ड है वो 12 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। अगर इंटरनेशनल केस है तो हमें ट्राई करना है कि अप टू 12 मंथ्स तक जो है केस रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर केस 12 महीने में रिजॉल्व नहीं हो पाता तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है। एक्सटेंशन 6 महीने से ऊपर नहीं होगा उसके बाद कोर्ट ही मतलब आर्बिट्रल को रिमूव कर देगा। अगर कोई एक्सटेंशन मिल रहा है पीरियड का और कोई भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है आर्बिट्रेटर का, यानी कि कोई बदल रहा है आर्बिट्रेटर, तो इस पर प्रोसीडिंग पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोसीडिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर पहले तक प्रोसीडिंग पहुँच चुकी थी, यानी कि शुरुआत से शुरू नहीं होगी अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होता है आर्बिट्रेटर का। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्लीडिंग कंप्लीट हुई 12/4/22 को, तो अगर डोमेस्टिक केस है तो 2000 यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इंटरनेशनल केस है तो हमें ट्राई करना है कि 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। और इस केस के अंदर हमें पता चला था कि 12 महीने की कोई भी लिमिट नहीं है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर। अब आते हैं फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स पर। ये सेक्शन 290B के अंदर कवर है।
फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स में क्या होता है कि जो हेयरिंग है वो और भी फास्ट हो जाती है, 1 साल के बदले 6 महीने के अंदर हो जाते हैं। उसकी क्या क्या चीज़ें हैं वो हम इस सेक्शन के अंदर देखेंगे। पार्टी चाहे तो बिफोर या और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिसाइड कर सकती हैं कि उन्होंने फास्ट ट्रैक प्रोसीजर अडोप्ट करना है या नहीं करना है। अगर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर अडोप्ट हो चुका है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी कि आर्बिट्रेटर को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो डिस्प्यूट है सिर्फ रिटन प्लीडिंग होगी या डॉक्यूमेंट और सबमिशन होगा विदाउट एनी ओरल हियरिंग, यानी कि ओरल हियरिंग इसके अंदर नहीं होगी। कुछ केसेस हैं अगर ओरल हियरिंग होगी, अगर रिक्वेस्ट कर रही है पार्टीज़ की ओरल हियरिंग ही होनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा हुआ कि ज़रूरत है कि ओरल हियरिंग से ही काम चलेगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो सिर्फ रिटन प्रोसीजर्स ही होते हैं फास्ट ट्रैक के अंदर। जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं वो फॉर्मेलिटीज़ करना, और इसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर डिस्प्यूट रिजोल्व होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वही प्रोसीजर जो पहले हमने पढ़े थे वो फॉलो करने हैं। सेटलमेंट हमने पढ़ा ही था कि बीच केस में सेटलमेंट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं बाय मेडिएशन, कंसिलेशन और कोई भी अदर प्रोसीजर जो भी उन्हें ठीक लगे सेटलमेंट कर सकते हैं। ये बेसिक्स है, इसको आप लीव कर सकते हैं, हमने थोड़ा सा पहले बता चुके हैं। सेटलमेंट के अंदर हमें एक और चीज़ ध्यान देनी है कि अवार्ड पास्ट अंडर सेटलमेंट विल बी कंसीडर एज आर्बिट्रल अवार्ड। जो सेटलमेंट के अंदर जो भी डिसीजन लिया गया वो आर्बिट्रल अवार्ड के लेवल पे माना जाएगा। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड राइटिंग में होना चाहिए, साइन बाय मेंबर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर कोई ओमिशन हो जाता है सिग्नेचर में तो मेजॉरिटी ऑफ अगर मेंबर ने साइन कर दिया है तो उसको वॉइड नहीं मानेंगे, उसको वैलिड ही मानेंगे, यानी कि मेजॉरिटी अगर पीपल ने साइन कर दिया है और किसी का रह गया है तो भी आर्बिट्रल अवार्ड को वैलिड माना जाएगा। आर्बिट्रल अवार्ड शेल स्टेट द रीज़न, लेकिन अगर पार्टी चाहती है कि रीज़न ना हो तो रीज़न नहीं भी हो सकता है। अगर आर्बिट्रल अवार्ड में कुछ पैसे की बातचीत है तो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। A sum directed to pay an arbitral award shall, unless award otherwise direct, carries a interest rate of 2% higher than the current rate, यानी कि जो मार्केट रेट में रेट चल रहा है उससे 2% हायर ही होगा। रीज़न देना है आर्बिट्रल अवार्ड का, ये हमने पढ़ लिया था। अगर पार्टीज ना चाहे तो रीज़न ना भी दे सके। रेजीम ऑफ कॉस्ट, ये सिंपल सा है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी बंदे को आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर कॉस्ट पेयर करनी है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या कॉस्ट होगी, कैसे हम डिसाइड करेंगे कितनी उसको पे करनी है, कॉस्ट में क्या आता है, लीगल फीस, एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, ये सब रिकवर कर सकते हैं। मतलब कॉस्ट की बातें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाती है जब फाइनल अवार्ड दिया जाता है। Arbitral tribunal shall issue an order of termination of arbitral proceeding where claimant withdraw his claim or parties gone on the termination of the proceeding, यानी कि अग्री कर देते हैं कि हमें प्रोसीडिंग टर्मिनेट करनी है या क्लेमेंट विड्रॉ कर लेता है अपना क्लेम को, जो तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है टर्मिनेट हो जाती है। करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड। अगर मान लेते हैं कोई एक अवार्ड दिया जा चुका है, उसमें कुछ गलती है या कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो उसके क्या लॉ होंगे वो हम अभी पढ़ेंगे। विदिन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड अनलेस अनदर पीरियड और द टाइम हैज़ बीन अग्रीड बाय द पार्टीज, यानी कि जो 30 दिन के अंदर अंदर अवार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर हमें अपना जो है करेक्शन कुछ करवाना है या इंटरप्रिटेशन करवाना है वो हम करवा सकते हैं। अ पार्टी विद अ नोटिस टू द अदर पार्टी, यानी कि जो पार्टी एप्लीकेशन दे रही है उसे नोटिस देना होगा दूसरी पार्टी को भी। फॉर द रिक्वेस्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू करेक्ट एनी कंप्यूटेशन एरर, क्लरिकल एरर और जो भी टाइप करने में जो भी एरर आया, और एनी अदर एरर ऑफ सिमिलर नेचर, यानी कि एक पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है विद इन द 30 days और नोटिस देगी अदर पार्टी को कि हम कुछ इसमें करेक्शन करवा रहे हैं
जो भी कम्यूटेशन एरर हुए, क्लरिकल एरर हुए, टाइपोग्राफिकल एरर हुए, जो भी एरर हुए उसको हम ठीक करवा रहे हैं। वही सेम है, पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे और ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट करेंगे टू इंटरप्रिटेट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द पार्ट ऑफ द अवार्ड। यानी कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो एक पार्टी एप्लीकेशन देगी ट्रिब्यूनल को और दूसरी पार्टी को भी नोटिस में रखेगी कि हम इसका जो है इंटरप्रिटेशन समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक स्पेसिफिक पॉइंट या पूरे आर्बिट्रल अवार्ड को हमें जो है समझा दो। मेक द करेक्शन, गिव द इंटरप्रिटेशन विद इन 30 डेज। जो भी इंटरप्रिटेशन देना है या कोई करेक्शन करना है वो 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। अगर ट्रिब्यूनल को खुद को कुछ गलतियां मिल गई तो वो अपनी गलतियां सुधार सकता है 30 दिन के अंदर अंदर अवार्ड देने के। यानी कि कोई एप्लीकेशन नहीं है, बस खुद से ही पता चल गया कि हमने ये गलती की थी तो ये गलती सुधार भी सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। अगर 30 दिन के अंदर अंदर हमें कोई एडिशनल अवार्ड, यानी कि वही एडिशनल अवार्ड हमने जो देखा था तो वही सेम चीज़ है कि हमें कोई चीज़ फैक्ट पता चल गए तो अवार्ड के मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर हम एडिशनल अवार्ड की भी मांग कर सकते हैं। एडिशनल अवार्ड 60 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट आने के 60 दिन के अंदर अंदर एडिशनल अवार्ड भी दिया जाना चाहिए। रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। अब देखते हैं इस प्रोविज़न के अंदर क्या है। ये प्रोविज़न स्पेसिफाई करता है वो रीज़न, वो ग्राउंड्स, जो रीज़न बन सकते हैं कि हमें आर्बिट्रल अवार्ड को मानने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर ये रीज़न हुए जो एक्ट के अंदर बताए गए हैं तो हम आर्बिट्रल अवार्ड को मानने से मना कर देंगे, उसको वॉइड यानी कि सेट असाइड कर देंगे। एप्लीकेशन 3 महीने के अंदर अंदर आ जाने चाहिए आर्बिट्रल अवार्ड के। यानी कि एक अवार्ड मिला, हमें उसको सेट असाइड यानी कि मानना नहीं है अगर हम एप्लीकेशन दे देते हैं 3 महीने के अंदर अंदर। अब वो कौन से ग्राउंड है वो हम अभी देख लेते हैं। ग्राउंड ऑन विच एप्लीकेशन पार्टी इज़ रिक्वायर्ड इनकैपेसिटी, यानी कि कुछ सम लीगल इनकैपेसिटी थी पार्टीज़ के अंदर या अग्रीमेंट वैलिड ही नहीं था तो हम ये एक रीज़न बन सकता है कि आर्बिट्रल अवार्ड को हम सेट असाइड कर देंगे। वॉयलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस, यानी कि कोई प्रोसेस करने में हमने जो कि वॉयलेशन किया कोई प्रोसेस का, जैसे देख रहे थे नोट गिवन प्रॉपर नोटिस, हमने पार्टीज़ को अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का प्रॉपर नोटिस नहीं दिया था तो ये प्रोसीडिंग के अंदर कोई वॉयलेशन हुआ तो आर्बिट्रल अवार्ड भी वॉइड हो जाएगा, सेट असाइड हो जाएगा। जुरिडिक्शन इशू कि अपनी जुरिडिक्शन से यानी कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया तो जुरिडिक्शन से ही बाहर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर होकर हाई कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन जो जुरिडिक्शन थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही फैसला दिया गया तो वो भी जो कि है सेट असाइड रीज़न बन जाएगा सेट असाइड करने का। इन ग्राउंड्स पर एप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए, ये ग्राउंड इनवैलिड बने चाहिए अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो। कॉन्ट्रेरी टू द टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके अगेंस्ट हम कोई रीज़न दे रहे हैं तो वो माना नहीं जाएगा, उसका कोई भी महत्व नहीं दिया जाएगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर द लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर है जो आर्बिट्रेशन में सोल्व भी नहीं हो सकता और कॉन्ट्रेरी है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तो वो हम रीज़न नहीं दे सकते। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, यानी कि पब्लिक के हित में नहीं है वो चीज़ तो हम वो रीज़न नहीं लेंगे। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो हम वो रीज़न नहीं मान सकते कि इस वजह से हम अवार्ड को सेट असाइड कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक आता है फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। जब एक जो फाइनल अवार्ड है फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, यानी कि दोनों पार्टीज़ को मानना ही पड़ता है। फाइनल एंड बाइंडिंग कैन बी क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैक ऑफ जुरिडिक्शन। जो भी अवार्ड फाइनल एंड बाइंडिंग है वो सिर्फ एक ही ग्राउंड पर हम उसे
चैलेंज कर सकते हैं अगर वो ग्राउंड है लैक ऑफ जुरिडिक्शन का, और कोई भी ग्राउंड पर हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते। एनफोर्समेंट कैसे होगी? विद द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड हैज़ एक्सपायर्ड, यानी कि जो एप्लीकेशन एक्सपायर हो गई है, तो जो भी एप्लीकेशन जो है एक्सपायर हो गई है, जो कि हमने दी थी कि ये अवार्ड सेट असाइड कर दो, यानी कि दरख्वास्त कर दो, अगर वो एप्लीकेशन ही एक्सपायर हो गई तो आर्बिट्रल अवार्ड जो भी दिया था वो वैसे ही जो कि ऑपरेट करेगा जैसे भी उसने पहले से दिया था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए। अगर किसी ने एप्लीकेशन दे दी कि इस अवार्ड को जो दरख्वास्त किया जाए, यानी कि इनवैलिड किया जाए, लेकिन केवल वो एप्लीकेशन जब दी, इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन देते ही वो अनएनफोर्सेबल हो गया अवार्ड। वो एनफोर्सेबल रहेगा जब तक कि कोई डिसीजन नहीं बन जाता, यानी कि सिर्फ केवल एप्लीकेशन देने से जो अवार्ड है इनवैलिड नहीं हो जाता। कोर्ट कोई ऑर्डर्स ऑफ स्टे दे सकता है उस अवार्ड पर, यानी कि अभी के लिए होल्ड पर है वो डिसीजन, अभी के लिए मानना नहीं जाएगा, तो हम ये कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। एनफोर्सेबिलिटी रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, हर कंट्री में ही वैलिड होती है जो भी होता है। कंडीशन फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ एनफोर्समेंट, कोर्ट में रिफ्यूज़ एनफोर्समेंट में एनफोर्समेंट को रिफ्यूज़ कर सकता है इफ़ द पार्टी अगेंस्ट whom द अवार्ड इज़ इन्वोक्ड फर्निशेज द प्रूफ ऑफ सर्टेन कंडीशन, अगर जो पार्टी जिसके खिलाफ ये अवार्ड दिया गया था वो कुछ प्रूफ या कुछ कंडीशन सच एज इनकेपेसिटी इनवैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रल अग्रीमेंट जो भी हमने पहले से पढ़ी थी वो प्रूफ कर दे, तो जो कि फिर कोर्ट जो है इनवैलिड प्रूफ कर देगा उस अवार्ड को। सो अब आते हैं अपने, यही था अपना चैप्टर। अब इसके बाद हम MCQ कवर करेंगे, वो सबसे ज़रूरी है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अब हम करते हैं अपने टेस्ट योर नॉलेज के MCQs। सो पहला MCQ है, सतीश एक शॉप चलाता है और किसी बंदे ने 100 केक के ऑर्डर दिए और व्हाट्सएप के अंदर जो कि आर्बिट्रेटर का क्लोज डाला हुआ था, तो क्या हम इसे वेदर देर इज़ एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बिटवीन द शॉपकीपर एंड मनीष, यानी कि व्हाट्सएप के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जो कि शॉपकीपर ने डाला हुआ था, एक क्लोज डाला हुआ था आर्बिट्रेटर का, तो वेदर हम इसे कंसिडर करेंगे कि इसके अंदर वेदर देर इज़ एनी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो यस, मेंशनिंग ऑन व्हाट्सएप इज़ कंसिडर एज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। उसने व्हाट्सएप पे मेंशन कर दिया था कोई भी केस रिजोल्व करेंगे तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक अग्रीमेंट के अंदर क्लोज होता है आर्बिट्रेशन का, और जो अग्रीमेंट है वो रिन्यू हो जाता है आफ्टर 1 ईयर। तो हमें बताना है कि और जो बट द टाइम ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज इज़ नॉट स्पेसिफिकली एडेड, तो क्या जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो कंटिन्यू हुआ या नहीं, तो इसका आंसर है नो। जो ओरिजिनल जो अग्रीमेंट था वही एंड हो गया, तो ये भी एंड हो गया, यानी कि नोवेशन हो गया ना अग्रीमेंट का, तो नोवेशन के केस में ये एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ABC पार्टनर थे एक कंपनी में, ए जो है रिटायर हो गया और उसने इन्फॉर्म कर दिया और वो अपने हिस्से का जो भी प्रॉफिट वगैरह था वो अपना क्लेम मांगता है। ए हैज़ फाइल्ड द क्लेम ऑफ हिज शेयर टू द फर्म वेदर द क्लेम इज़ अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर ने अपना हिस्से का क्लेम मांगा तो वो क्या पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो इसका तो सिंपल सा आंसर है नो। मेयर फाइलिंग ऑफ क्लेम कैन नॉट बी कंसिडर एज अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, और एक और ऑप्शन है नो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द फर्म, ये तो इलॉजिकल सा है, तो इसका बी आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है, इन अ डिस्प्यूट बिटवीन M एंड Z वॉज अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर, और Z जो है किसी
एक और बंदे से जो है डिस्कशन करता है इस केस से रिलेटेड। और एम और एन को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि ये मिसकंडक्ट है। जेड ने आर्ग्यू किया कि इसने तो बस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ही ये किया था, उनमें से हमें ऑप्शन बताना है। जेड सही है, यानी कि उसने किसी और से सलाह ली तो इससे कॉन्फिडेंशियलिटी तो ब्रेक हो गई ना, केस की कॉन्फिडेंशियलिटी थी क्योंकि उसने चीज़ें शेयर कर दी तो वो ब्रेक हो गई। तो जेड जो है गिल्टी माना जाएगा मिसकंडक्ट के लिए। और भी ऑप्शन है, वेदर जेड इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज टू डिस्प्यूट। नहीं भाई, जो गलत है वो तो गलत है ही ना। जेड इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट, नहीं ये भी गलत है। तो इसका आ जाएगा सिंपल मिसकंडक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसके अंदर क्या होता है, एक डिस्प्यूट अराइज होता है पार्टीज़ के बीच में, और जो कि एक क्लोज डाल रखा था अग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन का, लेकिन उस पर कहीं भी प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन मेंशन नहीं था। इस केस में आर्बिट्रेटर को क्या करना चाहिए, प्लेस अगर मेंशन नहीं है तो द कन्वीनियंस ऑफ द आर्बिट्रेटर, वो प्लेस ले जहाँ पर आर्बिट्रेटर को कन्वीनियंट हो। द प्रेफरेंस ऑफ द पार्टी इनिशिएटिंग द आर्बिट्रेशन, यानी कि पार्टी का प्रेफरेंस लें, या न्यूट्रल रहे, इम्पार्शल रहे ऑफ द चोजन लोकेशन, या तो ये द proximity of the parties and the location relevant evidence and witnesses, यानी कि जो लोकेशन एविडेंस की है और विटनेसेस की है वो हम कंसीडर करें। तो इसका आंसर डी ही आ जाएगा, बहुत ही सिंपल था। हमने पूरा चैप्टर जो है कवर कर लिया है विद MCQs। तो आप ज़रूर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। बाकी चैप्टर्स के भी CA फाइनल से CA फाउंडेशन CA इंटर की CA फाइनल्स की बहुत सारी रिवीजन वीडियोस भी आने वाली है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल।